नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली लर्निंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, एनसीईआरटी के तड़के की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए एक और पार्ट इसका लेकर आए हैं। वीडियो इस बार काफ़ी लेट हो चुकी है, तो उसके लिए खेद है, क्योंकि किसी पर्सनल इशू की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। तो आज के सेशन में हम जानेंगे अगले प्रश्नों के आगे के क्रम को जानेंगे। साथ साथ मैं ये बता दूं कि मेरे कुछ साथियों का ये कहना है कि जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा हाई हो रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा कम किया जाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले बार से जो क्वेश्चन का लेवल है उसको थोड़ा सा कम करें और वनडे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए भी क्वेश्चन का लेवल बनाया जाए। तो आज की इस वीडियो कैसे भी आप देख लीजिए, उसके बाद कोशिश करूंगा कि जो क्वेश्चन का लेवल है उसको थोड़ा सा डाउन किया जाए। तो चलिए आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या कहता है साथियों? आज का पहला प्रश्न कहता है कि आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित में से क्या कहते थे? आर्य लोग अपने विरोधियों को क्या कहते थे? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वह हो जाएगा दस्यु। आर्य लोग क्या कहते थे? अपने विरोधियों को दस्यु कहते थे। दस्यु यानी कि आर्य लोग अपने विरोधियों को दस्यु या दास कहते थे। दास वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषा बोलते थे, यानी कि जो भाषा उस समय प्रचलित थी उसके अलावा दूसरी भाषा का वह प्रयोग करते थे। बाद के समय में जो दास शब्द है इसका मतलब गुलाम होने लगा। यहाँ पर जो है दास शब्द है इसका मतलब गुलाम होने लगा, जो कि आप सभी जानते हैं मुगलों काल में भी गुलाम हुआ करते थे दिल्ली सल्तनत के समय। नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कहता है? महापाषाण युग की जो कब्रों की प्रथा है इसके संदर्भ में अब कथनों पर विचार करना है। पहला है, यह प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी। और दूसरा, कुछ महापाषाण जीवन के जमीन के भीतर होते थे, कुछ जमीन के ऊपर भी होते थे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल दो। पहला यहाँ पर स्टेटमेंट गलत हो जाता है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कैसे? महापाषाण कब्रों को जो बनाने की जो प्रथा है वो 3000 वर्ष पूर्व मानी गई है, और यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में भी प्रचलित थी। जबकि इसमें दक्कन और दक्षिण भारत कहा गया, जबकि यहाँ पर उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में भी यह प्रचलित थी। कुछ महापाषाण जो है जमीन के ऊपर दिखते थे और कुछ जमीन के भीतर होते थे। इस तरह की कब्रों को ताबूत शवाधान, जिसे हम शिष्ट भी कहते थे, कहा जाता था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है? इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? भीमा, घोड़, सीना, नीरा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, घोड़। घोड़ नदी के किनारे पर इनाम गांव हुआ करता था। इनाम गांव जो कि भीमा की सहायक नदी है, भीमा की सहायक नदी घोड़ उसके किनारे पर था। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय सीधा लेटाकर दफनाया जाता था। एडिशनल जानकारी इसको नोट कर लीजिएगा। सीधा लेटाया जाता था या दफनाया जाता था, और उनका सिर जो है उत्तर की ओर होता था। किस दिशा में होता था? उत्तर की ओर, यानी कि नॉर्थ में उनका सर हुआ करता था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं? उत्तर वैदिक ग्रंथ बताना है। ऋग्वेद है, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण वेद या उपनिषद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों कि अगर हम पहले को हटा दें, ऋग्वेद को हटा दें, तो उसके बाद जो बचे हुए सारे यानी कि 2, 3, 4, 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ये सारे के सारे उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाते हैं। ऋग्वेद जो कि हमें पता है सबसे पुराना वेद है। उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद, जितने भी अन्य ग्रंथ हैं वे सभी ऋग्वेद के बाद में रचे गए हैं, इसलिए उन्हें उत्तर वैदिक यानी कि वैदिक ग्रंथ के बाद वाला उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं। यह ग्रंथ उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में रचे गए थे। इसे यहाँ पर ध्यान रखिएगा, गंगा यमुना के क्षेत्र में रचे गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। शूद्रों को अछूत माना जाता था। सभी वर्णों का निर्धारण है जन्म के आधार पर होता था। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसमें पहला और तीसरा स्टेटमेंट जो है वह सही है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है। कैसे हो जाता है आइए देखते हैं। वैदिक काल में क्षत्रिय और जो वैश्य है दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था, जैसे हमने आपको बताया। अछूत की अवधारणा वैदिक काल के बाद आई है, यानी कि पहले अछूत नहीं कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल तक शूद्रों को अछूत नहीं माना जाता था, जो कि यह अवधारणा बाद में आई। वैदिक काल के अंत तक सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होने लगा। यहाँ पर यह एडिशनल जानकारी, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, महाजनपदों की कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राय उपज का 1/3वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था, और जो कारीगरों को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना होता था। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों? अगर इस हिसाब से देखें तो हम ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होता है। सॉरी, ऑप्शन नंबर केवल जो 2 है वह सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इसमें कहा गया है, इसको ध्यान से देखिए, प्राय उपज का 1/3वां हिस्सा, जबकि यहाँ पर यह गलत हो जाता है। ये उपज का जो है 1/6 हिस्सा हुआ था, 1/6वां हिस्सा हुआ करता था। तो इस हिसाब से पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, यानी कि
ऑप्शन नंबर जो बी है यानी केवल 2, ये उत्तर यहाँ पर सही हो जाता है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रहा? राजगृह, पाटलिपुत्र या श्रावस्ती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यानी कि तीसरा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी, केवल 3। जो मगध की राजधानी राजगृह भी है और पाटलिपुत्र भी रह चुकी है, जबकि श्रावस्ती नहीं रही है इसकी राजधानी। जो महाजनपद है उनके सभी राज्यों की राजधानियाँ आप देख लीजिएगा, आपको हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीघ निकाय निम्नलिखित में से क्या है? तो दीघ निकाय क्या है? दीघ निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ये सीधा सा वन डे एग्जाम का क्वेश्चन है। दीघ निकाय बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अजातशत्रु है वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था, उसने उस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा। अजातशत्रु के उस मंत्री का नाम क्या था? यह भी सीधा सा एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वत्सकार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बुद्ध के पास भेजा था अजातशत्रु ने। नेक्स्ट, सिकंदर द्वारा अपने विश्व विजय अभियान के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मगध की ओर कूच करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, बिल्कुल सही बात है। उसकी सेना भारत के जो शासकों के पैदल रथ और हाथियों की बड़ी बड़ी सेनाओं से भयभीत थी, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। इसकी एडिशनल जानकारी देख लेते हैं। जो 2300 वर्ष पूर्व मैसेडोनिया का जो राजा था सिकंदर, जैसे हम अलेक्जेंडर भी मानते हैं, वह विश्व विजय के अभियान से निकला था और पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी किनारे तक पहुंच गया और उसके बाद उसे व्यास नदी को पार करने से जो उसके सैनिक उन्होंने मना कर दिया, इस वजह से वह वापस लौट गया। तो बस साथियों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो को पसंद आएगी। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।